डॉक्टर भूपेश एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो मैंने अपनी इसकी फर्स्ट सीरीज़ में मैंने जब आपसे कहा था कि हम केस को सॉल्व कर रहे हैं, अपने आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने अपनी फर्स्ट सीरीज़ में मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी उसको लगा दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर्स देने की कोशिश की थी कि जब वहाँ पे एज ए रिलेटिव मेंबर आप होते हैं जिसका आपको पता है कि कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो उस समय आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास कैसे पहुंचा जाता है, क्या क्या आपको क्लूज़ वहां से मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी और बहुत सारे एविडेंसेस हमने डिस्कस किए थे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो पुलिस को इकट्ठा करने चाहिए थे। और उसके बाद चलिए सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। अब आपको कमियां लगती हैं जो हमारे सामने नहीं आई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं किया होगा, हो सकता है उन्होंने बिल्कुल किया हो, पर हमारे सामने कोई भी मीडिया एक्सपोजर। आगे बढ़ते हैं। आप समझिए, आप अपने आप को एक इन्वेस्टिगेटर हैं, एक पुलिस ऑफिसर हैं जो कि एक क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और आपको क्या दिखता है क्राइम सीन पर, जैसा कि सिचुएशन बताई गई थी। आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कल एक वीडियो दिखाई थी कि जिसमें जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं वो बता रहे हैं कि दरवाज़ा तोड़ा गया है उनके नौकर के और उनके दोस्त के द्वारा। पर अभी जो नई स्टोरी पिछले 1 महीने से चल रही है वो ये चल रही है कि एक चाबी वाले को बुलाया गया जिसने कि चाबी से एक डुप्लीकेट की बनाई और उससे ताला खोला गया और ताले के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई थी। काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है हालांकि, पर फिर भी हम अभी चाबी वाली बात को सच मान लेते हैं या जो भी है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या देखा कि बॉडी वहां पर पड़ी हुई है, क्योंकि ताला पहले ही खोला जा चुका था या तोड़ा जा चुका था, बॉडी को नीचे लिटाया जा चुका था। तो ये अपने आप में एक एविडेंस, एक सवाल बन जाता है, क्योंकि जब भी ऐसे केसेस होते हैं, पुलिस केस होते हैं, तो सबसे पहले यही होता है। चलिए उनकी सिस्टर की बात हम मान लेते हैं, वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई होंगी, पर जो नौकर थे या जो दोस्त थे वो तक कम से कम एक फोटोग्राफ तो उसका उस हैंगिंग पोजीशन में ले ही सकते थे, क्योंकि उनको पता है कि ये पुलिस केस है, ठीक है। और बाद में ही उतारते। हालांकि लोग घबरा जाते हैं, मैं मान सकता हूँ, पर फिर भी जब वो एक वीडियो बना सकते हैं वहाँ खड़े होकर पूरी की पूरी, जिसने भी वो वीडियो लीक की है, तो एक फोटोग्राफ तो लेना बनता ही था स्टार्टिंग में। खैर चलिए जो भी है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से जब बॉडी पहले हैंग थी और बाद में लेटी हुई पाई गई, एक ग्रीन कलर के का कपड़ा भी मिला है जो आधा लटक रहा है, हवा में झूल रहा है, और बाकी का एक हाफ कट पोर्शन है जो सर्कुलर एरिया में है। मैं यहाँ पे इमेज बार बार नहीं दिखा सकता, वीडियो डिलीट कर हो जाती है उन इमेज की वजह से, तो इस तरह की इमेज। और आप एक अपने 6-7 ऑफिसर के साथ, आपने जैसे कि देखा वीडियो में कितने सारे पुलिस वाले हैं और वहाँ पे कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी रहे होंगे, वो उन सब के साथ एंटर करते हैं क्राइम सीन पर। हालांकि ऐसा अलाउड नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। 2-3 आदमी मैक्सिमम, उनमें से भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ एविडेंस बन जाए, एविडेंस हो, तो उसको हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा, पहली चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहला जो काम है, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि विक्टिम जिंदा है तो उसको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिश की गई, एम्बुलेंस को बुलाया गया, मुझे नहीं पता पहले बाद में किसने कब। 4 एम्बुलेंस का जिक्र हो रहा है, 4 एम्बुलेंस क्यों आई और किस लिए आई, और फिर उनको फिर एक यथाकथित हॉस्पिटल में ले जाया गया। तब की बात चल रही थी लीलावती की, फिर बात चलती है बाबा हॉस्पिटल की, फिर उसके बाद उनको कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस शायद अगर टाइम पर दरवाजा खोल लिया जाता तो प्रोवाइड हो सकती थी। हालांकि मुझे अभी भी डाउट है कि शायद चांसेस रहे हों उनके सर्वाइवल के। खैर छोड़िए, जब विक्टिम्स बॉडी को क्या करना है, उन एम्बुलेंस में हमने ऑटोप्सी को भेजना है, सबसे पहला हमारा काम ये होता है। पर अगर ऑलरेडी विक्टिम डेड है, तो उससे पहले, सबसे पहले क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने के बाद फोटोग्राफी बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी कमी हुई हो सकती है, ठीक है। सेकंड चीज़ है, आपको क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना होता है। आपने ऐसी किसी भी वीडियो में कोई चीज़ नहीं देखी होगी। आप जब क्राइम सीरीज देखते हैं, आप सीआईडी भी देखते होंगे, बहुत सारे चैनल, आप ऐसे नाटक देखते होंगे, उनमें आपको येलो कलर का बैरिकेशन टेप दिखता होगा। तो क्राइम सीन को कोई प्रोटेक्ट ही नहीं किया गया। क्राइम सीन को बहुत सारे डेंजर हो सकते हैं। खैर ये इंडोर क्राइम सीन था और
पहली बात तो मैं क्राइम सीन बोल रहा हूँ, पुलिस वाले तो इसको खाली सीन ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने तो इसको खुदकुशी बताया है, उन्होंने इसको सुसाइड बताया है। पर हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट इसको क्राइम सीन ही मानते हैं, जब तक कि ये प्रूव ना हो जाए ये सुसाइड है या होमिसाइड है, तो इसको क्राइम सीन ही कहा जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि एविडेंसेस की प्रोटेक्शन को रोकने के लिए जो है पूरे क्राइम सीन की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। पर आपने देखा कहीं भी कोई क्राइम सीन प्रोटेक्टेड नहीं है उस समय से, और बहुत सारे लोग, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग कोई कुछ कह रहा है, इवन उनकी सिस्टर भी वहाँ पर अंदर है, हालांकि किसी भी पर्सन को अलाउड नहीं होता क्राइम सीन के अंदर जाना, क्योंकि दोबारा फिर एविडेंस पूरे मिसमैनेज हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, या फिर इतने सारे लोग अगर एंटर करेंगे तो वो ओवरलैप कर देंगे एविडेंसेस को। देखिए बहुत से सारे फ्रेजाइल एविडेंसेस होते हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, फुटप्रिंट्स हैं, जिनका इस थ्योरी में कहीं भी जिक्र ही नहीं है। खैर मैं उस पर बात नहीं करता, पर वो सारे ओवरली डैमेज हो जाते हैं अगर इस तरीके के क्राइम सीन पर इतने सारे लोग, अनअवॉइडेड पीपल को, अनवांटेड पीपल को अगर हम अंदर आने देते हैं। आप मीडिया को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, पर आपने इतने सारे लोग अंदर घुसा रखे हैं, तो ये भी एक बहुत ही गलत बात है। क्राइम सीन को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना चाहिए था, और जितने भी एविडेंसेस वहाँ रह गए थे उनकी बेसिस पर हम केस को सॉल्व कर सकते थे, जो हमें देखने को नहीं मिला शायद। तीसरी चीज़ थी क्राइम सीन को पूरा फोटोग्राफ करना। देखिए आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले, अब ऑलरेडी आदमी मर चुका है, आपने ये चेक कर लिया, आपने मेडिकल असिस्टेंट को बुलाया, और या पुलिस वाले खुद भी इसको चेक कर सकते हैं, उन्होंने देखा कि पर्सन डेड है, तो उसके बाद उन्हें पूरी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करनी चाहिए थी सारे एविडेंसेस की इंटैक्ट पोजीशन में। जो चीज़ जहां पड़ी हुई है, ना बॉडी को ढकना चाहिए था, और ना ही वो लिगेचर को उठा के रखना चाहिए था, और ऊपर से लेकर नीचे तक सारे एंगल से। देखिए एविडेंस कहीं भी हो सकता है, छत की तरफ, रूफ की तरफ भी एविडेंस हो सकता है, नीचे फ्लोर पे एविडेंस हो सकते हैं, बेड पे एविडेंस हो सकते हैं, उस कमरे में रखी हर एक चीज एविडेंस हो सकती है। उन सब की प्रॉपरली फोटोग्राफी करनी चाहिए थी विद प्रॉपर मेजरमेंट, जिसे हम कहते हैं रेफरेंस फोटोग्राफी। हमें ऐसी चीज भी कोई देखने को नहीं मिली है अभी तक इस केस में। मैं आशा करता हूं कि पुलिस ने इस तरह की फोटोग्राफी की हो जो कि सीबीआई की हेल्प कर सके बाद में, वरना ये केस और ही मुश्किल हो जाएगा इन हालातों में अगर इस तरीके का नहीं हुआ है। अगर आप किसी भी एविडेंस को एक बार मिसप्लेस कर देते हैं उसकी पोजीशन थे, तो आप उसकी इंटर रिलेशनशिप दूसरे एविडेंसेस से नहीं बता सकते, कितनी दूरी पर था, क्या था, और वो केस दूसरा ही रिजल्ट देगा। फिर वो केस की थ्योरी ही बदल जाती है, जैसा कि हम सबको देखने में मिल रहा है कि क्या वो हरा कपड़ा बेड पर था या बेड से नीचे था। भाई जब किसी ने खोला होगा तो तुरंत निकाल के फेंका ही होगा, उन्होंने बेड पर सजा के तो नहीं रख दिया होगा। तो ये सब चीज़ें ना बहुत मायने रखती हैं। तो फोटोग्राफी अगर प्रॉपर नहीं हुई है तो आप समझिए कि आपके रिजल्ट्स भी प्रॉपर नहीं आने वाले। देखिए फॉरेंसिक एग्जामिनेशन या कोई भी इन्वेस्टिगेशन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि ये ऐसा सेकेंडरी एविडेंस बन जाता है कि बाद में केस का इन्वेस्टिगेशन इसी के ऊपर निर्भर करता है पूरा। अब सीबीआई भी अगर जांच करेगी तो डेफिनेटली जो स्टेटमेंट है, जो सेकंड लेवल ऑफ सर्च है, देखिए फर्स्ट लेवल ऑफ सर्च होती है वो क्राइम सीन पर होती है, सेकंड लेवल ऑफ सर्च है वो डॉक्यूमेंटेशन पर होती है, ठीक है, और थर्ड लेवल ऑफ सर्च में हम क्राइम सीन को रिविजिट करते हैं। तो जैसा कि सीबीआई या पुलिस वाले दोबारा किए होंगे रिविजिट। अब यहाँ पे एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो सेकंड पॉइंट को आप दोबारा देखें। अगर क्राइम सीन को सील नहीं किया गया है, जैसा कि रूपा गांगुली जी भी कह रही थी, और हमारे बहुत सारे जो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं उनके लॉयर हैं वो भी कह रहे हैं कि क्राइम सीन को तब तक सील रखा जाए जब तक कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन या और कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं होती। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी ग्लिच हो गई, बहुत बड़ी कमी हो गई। वहाँ पे कितने भी लोग आते जाते रहे होंगे, एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ होती रही होगी, सब कुछ चेंज हो चुका होगा। देखिए ये एक रूल होता है क्रिमिनोलॉजी का, और ये रूल क्या कहता है कि जब भी क्राइम कमिट करने के बाद, कोई भी क्राइम कमिट करने के बाद क्रिमिनल क्राइम सीन पर ज़रूर आता है। और क्यों आता है? वो ये देखने आता है कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, या कहीं कुछ और इंट्रोड्यूस तो नहीं करना, और कुछ तो नहीं करना, या वो ये जरूर देखना आता है कि आखिर इन्वेस्टिगेशन में चल क्या रहा है। ठीक है, ये जनरल क्यूरियोसिटी का नेचर होता है हम सबका, ह्यूमन बींग्स का। और क्रिमिनल में ये क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाती है, अगर ये क्राइम केस होता है, क्रिमिनल में क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाती है
कि उसको वहां आना ही पड़ता है ये देखने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान बहुत रखना चाहिए था। और प्रोटेक्शन में आप सीसीटीवी कैमरा चलिए पहले नहीं था, बाद में आप लगा सकते हैं कि बाद में तो कोई वहां पे एंटर नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी यहाँ पे क्राइम सीन को सील करना प्रोटेक्ट करना बहुत था, जो ग्लिच हो गई। अगर उन्होंने किया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगली चीज़ जो है, आप जो भी ऑन लुकर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे उस समय, उन सबसे पूछेंगे कि किस टाइम पर, पूरा टाइम किस टाइम पर किसने आवाज़ लगाई। ये देखने को हमें मिल रहा है कि जूस वाली थ्योरी आई 9:30 बजे के तकरीबन, फिर वो लंच के लिए पूछने जाता है, फिर उनको कॉल किया गया, दोस्तों को बुलाया गया, फिर सिस्टर को कॉल किया गया। तो ये सारे स्टेटमेंट नोटिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारी यहीं छुपी होती हैं। आप देखेंगे अगर स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, हालांकि पुलिस की थ्योरी के हिसाब से कोई भी स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है, सभी के स्टेटमेंट एक जैसे हैं। और जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया, क्योंकि इतना टाइम लगा पुलिस को आने में या बुलाने में, कि डेफिनेटली स्टेटमेंट तो सबके एक जैसे होने ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने इसमें क्या देखने वाली बात है कि आपने लास्ट टाइम पर्सन को कब अलाइव देखा, ये बहुत ज़रूरी है। जिसने भी देखा, तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो आती है वो यही है कि किसने या किसने उनको अलाइव, लास्ट टाइम उनसे बात हुई, उनको अलाइव देखा। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा सबूत होता है अपने आप में। कितने बजे, मैं लाइव की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि खाली उनके मिस कॉल देखे, इससे कोई कुछ भी जाहिर नहीं होता कि वो जिंदा थे या नहीं थे। कोई भी उनके मोबाइल को लेकर किसी को मिस कॉल दे सकता है और कह सकता है कि उन्होंने कॉल नहीं उठाया। तो ये यहाँ पे नहीं, लास्ट टाइम कब बात हुई, तो उससे हमें बहुत सारे क्लूज मिल सकते हैं टाइम सिंस डेथ में भी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड करने की है, हो सकता है पुलिस ने बिल्कुल की हो ये चीज़ रिकॉर्ड। अगली चीज़ जो यहाँ पे आती है, सारे स्टेटमेंट लोगों के, जितने भी लोग थे वहाँ पर, नौकर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक, सबके स्टेटमेंट होने चाहिए थे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, पूरे क्राइम सीन को स्केच करना है। देखिए क्राइम सीन की स्केचिंग में क्या होता है, स्केचिंग में आप हर एविडेंस की डायरेक्शन बता सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है, पर उनके हाथ में, जैसा कि जो इन्वेस्टिगेटर्स है वहाँ पे एक नोटबुक लगी हुई है, मैंने देखा एक नोटपैड है, उस पर उन्होंने स्केच किया होगा डेफिनेटली। तो उस स्केच को देख करके रूम की हाइट क्या थी और रूम का साइज़ क्या था और बॉडी किस एंगल में पड़ी हुई थी, बेड का स्केच, पूरी स्केचिंग बहुत ज़रूरी होती है फोटोग्राफ के साथ साथ। और खाली वहीं की नहीं, नियर बाई प्लेसेस की। अब यहाँ पर सबसे बड़ी कमी क्या हुई कि आपने एक ही रूम को फोटोग्राफ किया, एक ही रूम को आपने स्केच किया होगा, एक ही रूम को देखा। आपको हर एक रूम में जाकर, हर एक जगह जाकर, क्योंकि हम जब कॉर्पस डेलिक्टी जिसे कहते हैं, बॉडी ऑफ क्राइम या क्राइम सीन के पार्ट्स जिसे हम कहते हैं, उसको एस्टेब्लिश करना, कहीं बॉडी किसी दूसरी जगह से लाके तो यहाँ पे नहीं रख दी गई, या यही एक्चुअल क्राइम सीन है या ये एक्चुअल क्राइम सीन नहीं है। ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि आप यकीन मानिए आधा 50% केस तो वहीं सॉल्व हो जाता है। फॉरेंसिक तो बहुत बाद की बात है, बहुत बाद में आती है। 50% केस जो एजम्पशंस और हाइपोथेसिस जो बनने लगती हैं वो वहीं पर बनने लगती हैं। आप खाली एक ही रूम को देखें, आप ये कैसे कह सकते हैं कि यही प्लेस ऑफ इंसिडेंट है? आपने क्या ऐसे एविडेंसेस देखे कि वही आपने एक फांसी का फंदा टांगा देखा और खाली ये बता दिया यही प्लेस ऑफ इंसिडेंट है? हो सकता है बराबर वाला कमरा प्लेस ऑफ इंसिडेंट रहा हो या कोई और कमरा प्लेस ऑफ इंसिडेंट रहा हो। तो सारे नियर बाई प्लेसेस की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी, यहाँ पे स्केचिंग होनी चाहिए थी। ठीक है, सारे मेजरमेंट्स ऑन द स्पॉट लेने चाहिए थे हर चीज के, क्योंकि कुछ भी उनमें से एविडेंस हो सकता है। एविडेंस क्या होता है? जो एक लिंक प्रोवाइड करता है क्राइम को, क्राइम सीन से और क्रिमिनल से। ठीक है, आप मेरी पिछली ट्यूटोरियल वीडियोस देखेंगे चैनल पे तो आपको पता चल जाएगा उसके बारे में, वो इंग्लिश में है, आप उनको देखिएगा तो पता चलेगा। उसके बाद हमें पूरे क्राइम सीन का मेजरमेंट लेना है। ऐसे नहीं काम चलेगा कि खाली आप एक कमरे का मेजरमेंट ले लें और उससे पता चल जाए। फिर यहाँ पे आके सर्च ऑफ एविडेंस स्टार्ट होती है। अब इसके बाद आप एविडेंसेस को टच कर सकते हो, एविडेंसेस पे कंसंट्रेट कर सकते हो। टच का मतलब विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस, ग्लव्स वगैरह सब, जिससे कि उस पर अपने फिंगरप्रिंट वगैरह। अब यहाँ पे सबसे पहले केस के अकॉर्डिंग एविडेंसेस पहचानना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक थेफ्ट केस आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो थेफ्ट केस में डेफिनेटली आप ब्लड नहीं देखेंगे। आप क्या देखेंगे? आप फिंगरप्रिंट्स देखेंगे, फुटप्रिंट्स देखेंगे।
ठीक है, सलाइवा मार्क्स भी देख सकते हैं, कहीं चाबी, कहीं मुंह से कोई पिन लगा के ताला खोलने की कोशिश की नहीं, टूल मार्क्स देख सकते हैं, या कोई टूल जिससे ताला खोला गया है, तोड़ा गया है, वो देख सकते हैं। जब हम मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो इस तरीके के एविडेंस हमें लिस्ट बनानी चाहिए अपने आप में कि क्या क्या हमें एविडेंसेस को सर्च करना है। जब हम ऐसा हैंगिंग केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हमको क्या क्या एविडेंसेस यहाँ पर मिल सकते हैं, हमको उन पर कंसंट्रेट करके वही सर्च करने चाहिए। और खाली उसी कमरे में नहीं, आसपास के सभी कमरों में हमें सर्च करने चाहिए। उससे हमें बहुत जानकारी मिल सकती थी, ठीक है। और अगर सील किया गया हुआ क्राइम सीन को तो अभी भी मिल सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि क्राइम सीन को सील किया गया हुआ है। और एविडेंसेस को प्रॉपरली कलेक्ट करना चाहिए। अब आपने देखा कि वहां पे एक पॉलिथिन में एविडेंसेस को लेकर निकल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। एक प्रॉपर कंटेनर्स होते हैं, प्रॉपर जार्स होते हैं, और पूरे प्रिकॉशनरी मेथड के साथ कैसे दवाइयों को आपको करना है, कलेक्ट करना है, कैसे लिगेचर को करना है। देखिए, लिगेचर में अपने आप में इतनी सारी चीजें हैं। लिगेचर जैसे हम रस्सी, रोप या कुछ भी, चाहे वो गले से लिया गया हो, ऊपर से लिया गया हो, उस पर फिंगरप्रिंट, स्वेट, टिश्यू, ब्लड स्टेन्स, और उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो भी है, टेक्सचर, इतना बड़ा सबूत है वो अपने आप में। और इवन गांठ की पोजीशन, जो नॉट की पोजीशन है, नॉट किस तरीके से लगाई गई थी, किस डायरेक्शन में लगाई थी, वो इतना बड़ा सबूत है कि पूरी सीरीज ऑफ फोटोग्राफी तो वहीं हो सकती थी, एक उसी के ऊपर, लिगेचर के ऊपर। तो और उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि कहीं आपका स्वेट ना आ जाए, तो आपको टच नहीं करना है। और किस तरीके के पेपर एनवेलप में लेना है, या वेंटिलेटेड कंटेनर में लेना है, नॉन वेंटिलेटेड में लेना है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखने वाली वहाँ पे थी। मैं ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण समझता हूँ कि अगर हमारे लॉयर साहब इश्करण भंडारी जी इस वीडियो को देखेंगे, या मैं उनको पूरी सीरीज़ बना के भेजूंगा एक जिप फाइल में, तो उनके लिए ये आगे चल के बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें, सब चीज़ यहाँ पे मिस कर दी गई, जो मुझे लगता है कि उस समय वो फ्रेश रही होती, बहुत सिग्निफिकेंट होती एज एन एविडेंस, जो करना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि क्या हम अभी तक सही डायरेक्शन में अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या जो लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों की समझ में आ रहा हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही कोई मुझे और जानकारी मिलती है, मैं उसके साथ आता हूँ, और अपनी इस सीरीज़ को हम आगे चलाते रहेंगे। ये मुहिम हमारी जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।